स्टार्ट करते हैं आज फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? मैडम फाउंडेशन नींव को बोलते हैं और फाउंडेशन दो टाइप की होती है, एक शैलो फाउंडेशन। हाँ, नींव को बोलते हैं फाउंडेशन। और कितने प्रकार के बता रहे हो आप? शैलो बोला अभी आपने, है ना? शैलो फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन और शैलो दूसरा? फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन दूसरा। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? और मैडम शैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जिसकी गहराई बिल्डिंग की विड्थ से कम होती है। बिल्डिंग की विड्थ नहीं, फाउंडेशन की विड्थ। फाउंडेशन की विड्थ। और डीप कौन से होते हैं? और जिनकी गहराई डीप ज्यादा होती है। फाउंडेशन वो, हाँ, जिसकी गहराई ज्यादा होती है। सही बोल रहे हो ये। एक नींव की बात करते हैं। नींव मतलब फाउंडेशन। फाउंडेशन वे हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं जो हमारी पूरे स्ट्रक्चर का वो क्या करते हैं, लोड लेते हैं, लोड बियर करते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर कोई सी भी चीज़ है तो वो सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हमारे फाउंडेशन पे या नींव पे। तो हमारा मेन महत्व या जो हमारा मेन एम होता है इसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से बनाना। अब ये इसकी बनावट, इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई किस तरह से किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है वो हम समझते हैं। पहले तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है शैलो फाउंडेशन, मतलब जो कम गहरे होते हैं, और एक होता है डीप फाउंडेशन, मतलब जो गहरे हमारी नींव होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे सॉइल की कंडीशन पे निर्भर करते हैं। सॉइल मतलब जिस मिट्टी के ऊपर ये फाउंडेशन बनने हैं। ठीक है, सॉइल कैसा है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, किस तरह का उसमें लोड सहने की क्षमता है, ये बताता है कि हमको किस प्रकार का फाउंडेशन बनाना है। इसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रहती है। हमारी सॉइल बताती है कि हमको किस प्रकार का फाउंडेशन बनाना है। अब शैलो फाउंडेशन की बात हम कर रहे थे, तो शैलो फाउंडेशन जिनकी डेप्थ मतलब गहराई हमारे फाउंडेशन की विड्थ मतलब चौड़ाई से कम रहती कम है। होती है। ठीक है, कम। मतलब अगर मैं इतना चौड़ा गड्ढा खोदूंगी तो बात करूंगी ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू से ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर कोई फाउंडेशन बना हुआ है तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये तो हमारा पिलर जो खड़ा होता चला जाएगा और ये पिलर के नीचे से ये ऐसे स्प्रेड है। ठीक है, मतलब हमारा जो फाउंडेशन का मेन चीज़ है ये इतना चौड़ा है। ठीक है, तो ये क्या जानते हैं ये कितना गहरा होगा, ये इसकी चौड़ाई से, मतलब ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ। ठीक है, तो इसकी डेप्थ की बात करेंगे जब हम इसको ऐसे सामने से देखेंगे तो हमको दिखेगी इसकी डेप्थ। ठीक है, फ्रंट व्यू ऐसे ही रहेगा इसका। ये कॉलम जो ऐसा ये खड़ा हुआ दिख रहा है ये ऐसा खड़ा हुआ रहेगा। ये इसका बेस वाला पार्ट और ये इसका स्प्रेडिंग पार्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो डेप्थ है मतलब गहराई हमारे फाउंडेशन की, ये इसकी विड्थ से कम होगी, मतलब इसकी चौड़ाई से डेप्थ कम होगी, तो उनको बोलेंगे हम शैलो फाउंडेशन। और जब बात करते हैं डीप फाउंडेशन कौन से होते हैं, जो गहराई में दिए जाते हैं, मतलब इनकी गहराई ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, जहाँ पे हमारी मिट्टी कमज़ोर होगी। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर कर सके। बात करते हैं फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, फाउंडेशन क्या होते हैं, द लोएस्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड पार्ट, मतलब आर्टिफिशियली हम इसको खुद से बनाते हैं या फिर हमको रेडीमेड प्रकृति नहीं देती है। तो कौन सा पार्ट होता है, आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड,
ग्राउंड या फिर मिट्टी या सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, सीधे संपर्क में रहता है, विच ट्रांसमिट, जो हमारे लोड को स्ट्रक्चर के लोड को कहाँ विभाजित करता है, कहाँ बांटता है, किसके साथ बांटता है, हमारे ग्राउंड से, मतलब हमारी मिट्टी के साथ में ट्रांसफ़र कर देता है, मिट्टी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। उन्हें क्या कहते हैं, हम फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जो पूरे होल स्ट्रक्चर का लोड है वो फाउंडेशन कैरी होकर के मिट्टी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, हमारा मकान अल्टीमेटली मिट्टी के ऊपर खड़ा हुआ है, फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है, मगर फाउंडेशन किसके ऊपर रखे हुए हैं, हमारी मिट्टी के ऊपर रखे हुए, या फिर हमारे ग्राउंड के ऊपर रखे हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फाउंडेशन या नींव। तो फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन समझते हैं। द फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किन किन क्या पर्पस होता है या क्या कार्य होते हैं हमारे नींव के, क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो आपने बोला कि हमारा पूरा लोड लेता है, मतलब पूरा लोड खुद झेलता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं क्या क्या उसके कार्य होते हैं या क्या क्या पर्पस होते हैं। रिडक्शन ऑफ लोड इंटेंसिटी, मतलब क्या करता है, ये लोड की जो इंटेंसिटी है, लोड की जो तीव्रता है, उसको रिडक्शन करता है, मतलब कम करता है। जो लोड आ रहा है ऊपर से उसको झेलता है या फिर कम करता है। ठीक है, बात करते कैसे झेलता है। फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर एक वर्ड आया, मैंने लास्ट टाइम समझाया था सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या होते हैं। क्या होते हैं सुपर स्ट्रक्चर। मैडम ये ग्राउंड लेवल से ऊपर के बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। हाँ, गुड। जो हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है एक के ऊपर एक, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ऐसे हैचिंग दिखाते हैं, मतलब इसके नीचे मिट्टी है। और हमारे फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन और प्लिंथ क्या है, हमारे सब स्ट्रक्चर। और धरती के ऊपर वाला जो भी बिल्डिंग का पार्ट आपको दिखता है वो क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या बोलते हैं कि हमारे जो फाउंडेशन होता है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारे सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहे हैं। ठीक है, टू अ लॉन्गर एरिया सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ लोड एट इट्स बेस, that is total load divided by the total area, does not exceed the safe bearing capacity of subsoil. In case of deep foundation, it transmit superimposed load to the subsoil both through side friction as well as through end bearing. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपने अभी बताया दो तरह के फाउंडेशन होते हैं, एक शैलो और दूसरा क्या, डीप। दोनों ही फाउंडेशन है, दोनों ही नींव है। तो ये किस तरह से रिडक्शन करते हैं, पहला पॉइंट आपने डाला रिडक्शन ऑफ लोड इंटेंसिटी। ठीक है, पहली बात तो करते हैं हम शेलो फाउंडेशन किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शेलो फाउंडेशन की जब भी बात करते हैं तो इसका ऐसा एलिवेशन बनता है। ये चीज़, ये लाइन कैसे क्या शो करती है कि इसके ऊपर भी हमारा बिल्डिंग बना हुआ है। ये चीज़ बताती है हमारा फाउंडेशन। ठीक है, अब चूंकि ऊपर हम देखेंगे तो हमारा सिर्फ कॉलम दिखेगा धरती के ऊपर ऊपर तक। ठीक है, ये मैंने ग्राउंड लेवल बना दिया। अब धरती के ऊपर कितना है, इतना विड्थ है, और इसने नीचे आते आते क्या करा, ये स्प्रेड हो गया, मतलब फाउंडेशन कैसा हो गया, चौड़ा हो गया।
अब एक चीज़ नोटिस करना, ये भी जो लोड रहता है ये ट्रेपेजोइडल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब यहाँ पे क्या भरी हुई है, सॉइल, मिट्टी भरी हुई है सब जगह, है ना। यहाँ पे भी सॉइल भरी हुई है, पूरे में सॉइल भरी हुई है, इसके नीचे भी मिट्टी भरी हुई है। मतलब हमारा जो फाउंडेशन बना है वो सिर्फ इतना इतना बना है। ये कंक्रीट का साइन होता है। ये कोई भी लोड जब बांटता है, अगर 3D डायग्राम की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो लोड बांटता है, दिख रहा है, ये भी कुछ ऐसा जाएगा। तो ये किस फॉर्म में बांटता है, ट्रेपेजोइडल फॉर्म में। देखो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो वहीं रोकना। ये मेरी नींव है बनी हुई, मतलब ये धरती के अंदर ये ऐसा है। अब मैंने इसको ऐसा रखा, इधर ऊपर तक पूरा मिट्टी विट्टी भरी है। ये अपना भार भी किस हिसाब में देगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में या फिर ट्रेपेजोइडल फॉर्म में। मतलब जो नीचे लोड लगेगा ना धरती पे भी, मतलब कितनी कितनी मिट्टी पे लोड आ रहा है, इतनी इतनी, इसके बाद वाली मिट्टी पे ऊपर से आने वाला कोई लोड नहीं। तो इसने क्या करा, हमारा लोड कहाँ धरती पे कैसे ट्रांसफ़र करा, ज़्यादा एरिया पे। एरिया की बात करें तो ज़्यादा एरिया सॉइल का ये कवर कर गया। अब चूंकि चीज़ समझना, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है कम। कम से मतलब है जितना मजबूत हमारा कंक्रीट रहेगा उतना मजबूत हमारा सॉइल नहीं रहेगा। जितना एरिया इसका रहेगा तो कुछ बढ़ के ही एरिया मिट्टी उठा पाएगी। अगर मैं यहाँ से एक मिट्टी का पार्ट काटती हूँ मतलब एक पार्ट में यहाँ काट लूँगी और एक पार्ट में इधर इसके पास में काट लूँगी, तो देखा जाता है कि कुछ जब ट्रेपेजोइडल फॉर्म में जब हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ की मिट्टी पे हमको लोड महसूस होगा। जब आप सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें पूरी मिट्टी के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, मिट्टी के ऊपर ही हमारी पूरी बिल्डिंग की बात टिकी रहती है। ये बहुत मेन सब्जेक्ट होता है हमारे इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो हम जब काट के इस मिट्टी के ऊपर एग्जामाइन करते या फिर टेस्ट करते तो हम पाएंगे इस मिट्टी पे लोड लग रहा है। थोड़ी दूर एग्जामाइन करते तो इस मिट्टी पे लोड लग रहा है। मगर जब रिसर्चर ने देखा होगा तब पाया कि ये किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रेपेजोइडल से, ट्रेपेजोइडल फॉर्म में। मतलब अगर ये चीज़ रखी है, ठीक है, नॉर्मल ये समझना, ये जो टेबल है हमारी मिट्टी है, तो ये ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इसकी हाइट वाइज ऐसे जाएगी। तो अगर हम इसके नीचे की मिट्टी की बात करते हैं, मतलब इतने इतने पार्ट में इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इस पर कोई लोड आ रहा है तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब एक चीज़ इसने क्या करी, टू द पॉइंट। अगर कायदे से होना क्या चाहिए, अगर हम मैं ऐसे लोड लगा रही हूँ तो इतने इतने पार्ट पे लोड आना चाहिए। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इतने इतने पार्ट में ही हमारा लोड आना चाहिए। मगर जो ये बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये क्या करता है, ज़्यादा एरिया पे करता है। ज़्यादा एरिया पे क्यों करता है, अगर एक ही जगह पे एरिया पे अगर लोड पूरा का पूरा सेंट्रिक आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, धंस जाएगा। आ रही है समझ में बात, ऐसे मैडम आ रही है। ठीक है, क्यों धंस जाएगा, क्योंकि ये जितना भारी होगा मिट्टी उतनी मजबूत नहीं होगी। ये कैसा दे देगा, धसाव दे देगा। मगर जब हम देखा गया, जब फाउंडेशन को अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्मेट से बताया गया, तो ये कैसा है, ट्रायंगल या ट्रेपेजोइडल फॉर्म में लोड ट्रांसफ़र करता है। ये तो थी हमारे शैलो फाउंडेशन की बात। अब डीप फाउंडेशन कैसे रहते हैं, ये ऐसे पाइल्स का उदाहरण ले रही हूँ मैं। पाइल फाउंडेशन एक होते हैं, वो होते हैं इतने लंबे। ये अंडर रिम्ड पाइल का मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये कुछ इस तरह से इसमें रहते हैं। ठीक है, ये टिम्बर की भी बनती हैं। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की भी बनती है। क्या होता है टिम्बर, क्या होता है, पढ़ाया था मैडम? टिम्बर मतलब बल्लियां, लकड़ी की बड़ी बड़ी सिलाएं। ठीक है, स्टील की भी बनती है ये,
स्टील मतलब सरिये की भी हो सकती है या फिर बड़े बड़े हमारे गर्डर्स की भी हो सकती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या, पहले से हमने उसमें क्या करा, रेनफोर्समेंट को खींच के रखा और फिर कंक्रीटिंग करी, फिर एज इट इज़ बना करके हमने इसको ड्रिल करके धरती के अंदर उतार दिया। ठीक है, अब लोड ये किस तरह से रिडक्शन करेगा, मतलब लोड को कैसे ये कम करेगा, ये कैसे लोड को कम करता है, ये ऐसा ट्रायंगुलर बांट करके। अब पाइल फाउंडेशन देख रहे हो तुम, ये जितना चौड़ा बनता है ना, ये उतना चौड़ा नहीं बनता है, मगर ये कैसा रहता है, गहरा बनता है, मतलब धरती के अंदर बहुत गहरे तरीके से जाता है, मतलब लंबाई इसकी ज़्यादा होती है या डेप्थ इसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो इसको डीप फाउंडेशन बोला, डीप नीव बोला। तो ये इसमें किस तरह की बनावट रहती है, ऐसी। तो क्या होता है, यहाँ पे भरी हुई है हमारी सॉइल, मिट्टी, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, और ये कैसा है, एक मतलब ब्रेक टाइप है। ब्रेक टाइप मतलब घर्षण देते हैं ये, मतलब ये खुद ही अपने आप में लोड को बियर करते हैं, मतलब ऊपर से जो लोड आ रहा है ये नीचे घुसने को रोकेंगे, मतलब अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे, नीचे जाने का विरोध करेंगे। तो अपनी जगह पे फाउंडेशन क्या होगा, टिका रहेगा। इसका ये बनाने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये सॉइल और हमारी रीम्ड के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होता है तो एक में एक इंटरलॉकिंग कैपेसिटी आ जाती है, मतलब वो या तो ना नीचे जाने देगी ना ऊपर आने देगी, मतलब अपनी जगह पे ये फिक्स करके रखेगी। तो ये होती है हमारी अंडर रिम्ड या अंडर पाइल या फिर डीप फाउंडेशन की थ्योरी, कि ये इसकी लंबाई के हिसाब से जितना ये गहरा है उतना मिट्टी खुद इसको अपोज करेगी नीचे धंसने से या ऊपर जाने से। आ रही है बात समझ में? आप अगर हाथ को गाड़ देते हो कोई सीमेंट की बोरी में या अनाज की बोरी में, या फिर बचपन में खेल करते होगे तो आप क्या करते होगे, पूरा का पूरा अंदर हाथ घुसा देते होगे, मगर एक पॉइंट क्या आता है कि आपका हाथ घुस ही नहीं पाता, आप कितना भी लोड लगाते हो। तो वहाँ क्या हो गया, आपके अनाज और हाथ के बीच में क्या हो गया, फ्रिक्शन आ गया, मतलब घर्षण आ गया। अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपको अनाज ही अपोज कर रहा है अंदर हाथ घुसाने से। ठीक है, वही चीज़ हमारे रिम्ड के साथ और सॉइल के साथ होती है, जितना उसकी डेप्थ तक घुसेगा ये उतना घुसता चला जाएगा। फिर उसके बाद जो फर्दर लोड आता है तो उसमें ये लोड अपने आप में बियरिंग करती है। बियरिंग करती है मतलब झेल के रखती है, पकड़ के रखती है, पकड़ करके रखती है, ना तो ये अंदर घुसता है ना क्या बोलते हैं बाहर आता, अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। तो ये हम देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे हमारी मिट्टी अलग तरह की है या फिर हमारी चट्टान है या अलग अलग चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इनको कहाँ दिया जाता है और इनको कहाँ दिया जाता है। हैवी लोड्स आए, चाहे हमारा ब्रिज बन रहा है, डैम्स में नहीं देते हम, डैम्स में देते हैं क्या, नहीं देते, ब्रिज में हम देते हैं, पियर्स के फाउंडेशन देते हैं, मगर वहाँ पे क्या इसकी डेप्थ इतना पाइल के बराबर नहीं रहती, इनकी कुएं के बराबर। हमारा जो वेल रहता ना, कुएं को बोलते वेल, वहाँ पे वेल के आकार का ऐसा राउंड राउंड फाउंडेशन बनते हैं और बहुत गहरे बनते हैं। ठीक है, तो वेल फाउंडेशन जो होता है वो भी एक तरह का हमारा डीप फाउंडेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो किस तरह से लोड, किस तरह से हमारे लोड की इंटेंसिटी को कम करते हैं हमने देखा, क्योंकि हमारा जो शेलो फाउंडेशन है वो कैसे तरीके से हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रेपेजोइडल फॉर्म में, और जो हमारा पाइल फाउंडेशन है वो कैसा है, फ्रिक्शन के द्वारा खुद ही क्या करता है, सुपर इम्पोज करता है, मतलब ऊपर से आने वाले लोड को फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा पूरा बियर करते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस मैडम। इसके बारे में अब होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, देखो रिडक्शन में भी वही चीज़ है, इवन में भी वही चीज़ है। रिडक्शन मतलब कम करना, कुछ भी चीज़ कम नहीं होगी, वो झेल पाएगी जब भी कम होगी। देखो कम क्या होगा, इसके ऊपर जितना लोड आएगा उतना ही लोड लगेगा और उतना ही लोड फाउंडेशन पे लगेगा, मगर ये फाउंडेशन की काबिलियत है या ये फाउंडेशन की फंक्शन है कि वो इसको झेल के रखेंगे। इसको कम करना उनके हाथ में नहीं है, लोड को कम करना फाउंडेशन के हाथ में नहीं है, बस झेलना और उठाए रखना उसके हाथ में। तो किस तरह से क्या क्राइटेरिया होता है या क्या उसके अंदर प्रोसेस होती है कि वो उठा के रखेंगे, वो अपने लोड को एक तरह से संभाल ले तो अपने आप में लोड कम हो जाएगा। अब इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर बांटना,
बराबर बांटने में भी वही चीज़ आएगी कि भैया इसका फुट जो है किस तरह से इसको ट्रांसफ़र करता है। फाउंडेशन पे जो लोड आएगा वो ऑब्वियस सी बात है हमारा सॉइल को देगा हमारा फाउंडेशन। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि इसके ऊपर मैं कुछ और रखूँ, इसके ऊपर कुछ और रखूँ, इसके ऊपर कुछ और रखूँ। तो ऐसे ही होता है कि हमारा जो छत टिकी वो बीम के ऊपर टिकी, बीम किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर टिके, कॉलम नीचे वाली उस पर टिके। ठीक है, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, प्लिंथ है, फिर क्या है, सबसे नीचे हमारा क्या है, फाउंडेशन। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं ना तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे पढ़ाई करते वक्त, मगर जब बिल्डिंग बनता है तो नीचे से ऊपर हम उसको जाएंगे। जब हम एनालिसिस करते हैं, पढ़ने का मतलब मेरा सीधा सीधा क्या है, एनालिसिस करना। छत हमको अगर माना हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, G+2 बोलते हैं। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो G+5, G+6, तो इसमें ये होता है ग्राउंड प्लस बिल्डिंग्स। ठीक है, तो हमारी बात कर रहे हैं हम G+2 की, मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर हमको क्या करना है, लोड का एनालिसिस करना है। लोड का एनालिसिस क्या होता है कि कितना लोड आएगा भैया कि मैं अपना फाउंडेशन अच्छा रखूँ। तो क्या हम पहले फाउंडेशन बनाएंगे या पहले फाउंडेशन बना देंगे भलते में हवा पानी में? नहीं करेंगे ना, हमको पता तो पड़े ऊपर की बिल्डिंग से कितना लोड नीचे आने वाला, तब जा कर के हम इसके कितना मोटा देना है, कितना गहरा देना है, किस तरह का फाउंडेशन देना है, वो डिसाइड करेंगे, है ना। तो जब भी टॉस आप पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे जब, या फिर आपके जो आरसीसी में भी टॉस का पार्ट आता है, तो सबसे पहले यही चीज़ बताई जाती है कि एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस करना कि पहले पता तो पड़े कि लोड कितना आ रहा है, बेंडिंग कितनी आ रही है, शेयर कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे कि किस तरह से आता है, क्या क्या इसमें थ्योरम होती है, क्या क्या इसकी मेथड होती है, क्या क्या विधियों से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सॉल्व तो करें कि लोड कितना आ रहा है, उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करना मतलब इसका कितना एरिया ऑफ स्टील देना, कितने बार देना, कितना सरिया देना, कितना कंक्रीट देना, कितने ग्रेड का कंक्रीट देना। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? मैं जितना भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ये सब बोल रही हूँ, सरिया, रेनफोर्समेंट, इसका बार का डायामीटर, मतलब अगर ये सरिया है तो ये इसकी डायामीटर मतलब इसकी गोलाई कितनी है। डायामीटर मतलब क्या बोलते हैं, हमारा गोलाई। त्रिज्या के व्यास। अरे भैया, त्रिज्या या व्यास बोलते हैं ना डायमीटर को, इसकी हाँ मिस, चौड़ाई व्यास। है ना, व्यास बोलते हैं। व्यास कितना होना चाहिए, इसमें एरिया कितना जाएगा, और इसमें हम ये बाकी का कंक्रीट लगाएंगे तो कितना होना चाहिए। ये सब हम कब डिसाइड करते हैं, जब हमारा कैलकुलेशन हो जाता है टॉस के ऊपर। टॉस मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं, मैं बता रही थी ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे सबसे पहला ऊपर का मेंबर क्या आ रहा है हमारे पास, छत आ रही है या टावर, आप या जो भी टंकी वंकी बना रहे हो वो। तो उसका लोड का आप एनालिसिस करोगे कि भैया इतने बाय इतने की मैं टंकी बनाऊंगी, इतना है बाय इतना उसका डेड लोड होगा, लाइव लोड मतलब पानी कितना भराएगा, वो तो हमेशा ही भराना है। देखो, टंकी की एक डिज़ाइन की बात अलग होती है। टंकी पे खाली में भी लोड लगता है और भरी में भी लोड लगता है। इसके बारे में कभी हम फुर्सत में बैठेंगे तो जानेंगे कि मैडम खाली है तो क्यों लोड लग रहा है। मगर टंकी पे एक तरह का अलग टाइप का लोड आता है, वो इंटरनल वॉल से भी आता है और एक्सटर्नल वॉल से भी आता है। ठीक है, कोई सी भी टंकी हो, चाहे आपके घर की टंकी हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, वाटर अगर है तो उसमें एक ही तरह का सीन होता है। अगर आपकी एलिवेटेड टैंक हो, एलिवेटेड टैंक को कौन सी, जो पीएचई की बड़ी बड़ी टंकियाँ दिखती है हमको बहुत सारी जगह, जिससे हमारे घर में पानी वितरित होता है वो। तो हम बात करते हैं कि जो ऊपर का लोड है वो किस पे ट्रांसफ़र होगा, हमारी छत पे, है ना। बीम कॉलम के ऊपर तो टंकी नहीं टिकी होगी, छत के ऊपर ही हम ऐसे खड़ी करके रखेंगे उसको। तो छत का लोड छत काय पर डालेगी, बीम के ऊपर। छत मतलब हमारी स्लैब, बीम के ऊपर डालेगी। और बीम अपना लोड किस पर डालेंगे, कॉलम पे। ठीक है, क्योंकि हम कौन से स्ट्रक्चर की बात करते हैं आजकल, कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। बियरिंग लोड वॉल वॉल नहीं बनती है आजकल। ठीक है, हम पूरा लोड किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, एक हमारी बीम कॉलम स्ट्रक्चर बोल लो, चाहे फ्रेम स्ट्रक्चर बोल लो उसको। ठीक है, सब जगह ऐसे ही होता है, सब जगह आपको बीम कॉलम वाला स्ट्रक्चर दिखता है सबसे पहले। बाद में ईंटें तो वो पार्टीशन देने के लिए बनाते हैं। तो बीम हमारे किसको ट्रांसफ़र करी, कॉलम को। फिर वो वाला लोड कॉलम सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा। फिर बात करते हैं हमारी सेकंड, अपने कौन सी, पहली मंजिल की छत की। फिर वो उस छत के ऊपर आपने मैडम, बहुत सारी चीज़ें, हाँ। वो सरिये को जैसे देखते तो बोलते हैं कि 10 mm का है, 20 mm का है,
तो उसकी डायमीटर होती है या फिर रेडियस होती है? डायमीटर होता है, डायमीटर होता है। ऐसे जैसे ये हम अगर साइट पे जाते हैं तो हम नापते हैं, हमको ऐसा सरिया दिखेगा गोलाई में, है ना, ऐसा होगा, हाँ जो भी ऐसा सरिया होगा तो हम क्या करेंगे, ये नापेंगे इससे कि 8 mm है कि कौन सा है। देखो मैंने जो बनाया है इसका गोला, तो ये ऐसे नापा जाता है, ये यहाँ पे रखा और नाप लिया, तो ये मेरा सरिया कितना, 12 mm का आ गया। मैंने जो गोला बनाया ये 12 mm दिख रहा है, 1 से 2 पॉइंट आगे चल रहा है। तो ऐसे ही आप नॉर्मली हाँ नापते हो। मतलब ये 12 mm का सरिया हुआ आपका, ठीक है। 8 mm होता है एक। जब हम रेनफोर्समेंट वाला मटेरियल पढ़ेंगे ना, ये भी आपके कोर्स में, मैंने अभी लास्ट टाइम देखा था, तो 6 mm होता है, 8 mm होता है, 12 mm होता है, फिर 14 mm होता है, 16 mm होता है ना, 18 mm होता है, 20 mm होता है, 22 mm होता है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 2 2 से बढ़ रहा है ये इसका सेंटर रहता है, ठीक है। अब हमको इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब हम कैलकुलेट करते जब आरसीसी पढ़ते हैं एएसटी का मतलब होता है ए फॉर एरिया, एसटी मतलब हाँ स्टील, ठीक है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। सारी बात हमारी एरिया पे रहती है, ठीक है। ये हमारी बहुत मेन चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर बन रहे हो तो आपको उस बिल्डिंग में कितना सरिया देना। देखो कंक्रीट तो अपनी जगह पे है, चाहे M20 का दोगे चाहे M25 का दोगे, मगर जब माल लगेगा ना तो वो पूरा इस पे खेल होता है, सरिये पे खेल होता है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा, कंक्रीट से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है हमारे सरिये की। और ये दोनों चीज़ों में अच्छा रहता है, एक तो कॉम्प्रेशन में और एक हमारा टेंशन में, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ झेल सकता है। अगर ये कंक्रीट की जगह भी इसको यूज़ करोगे ना सरिये को, तो ये मना नहीं करेगा, ये तो हाँ कर देगा। मगर कंक्रीट को कंप्रेशन में यूज़ करोगे तो वो तो हाँ कर देगा, मगर कंक्रीट को बोलोगे कि भैया टेंशन में भी तू ही राज़ी हो जा, तो वो बोल देगा भाई मैं मर जाऊँगा मगर राज़ी नहीं होऊंगा, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। क्योंकि कंक्रीट पे जब हमने 2 टेस्ट लगाते हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसकी होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत नेग्लिजिबल रहती है। मतलब टेंशन में ये बिल्कुल फेल हो जाएगा, तो टेंशन वाली जगह पे हम कभी कंक्रीट को नहीं देते। बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम बीम का निर्माण करते हैं तो बीम होता है कि सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है, एक डबली रेनफोर्स बीम होता है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रीइंफोर्स बीम का मतलब होता है कि हमने सिंगल साइड में क्या दिया, रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बनाया तो ये हमारे नीचे के साइड में टेंशन आता है, ये देखो ये वाला नॉमिनल हम दे देते हैं। फिर क्या रहते हैं, ऐसे इसमें स्टीरअप्स बंधे हुए रहते हैं जगह जगह पे, ऐसे देखे होंगे आपने, ऐसी कड़ियाँ बनी हुई रहती है जब जंगला बनता हाँ है ना, ऐसी कड़ियाँ बनी होती है। ये कड़ियाँ को हम क्या बोलते हैं, स्टीरअप्स बोलते हैं, हम्म स्टीरअप्स, ठीक है, स्टीरअप्स। और ये जो ऊपर वाले रहते हैं, मतलब ये कैसे रहते हैं कि ये नीचे वाले अपनी जगह में बंधे रहे, इसलिए हम ऊपर वाला लगाते हैं। मगर ये जितने मोटे रहेंगे उतने मोटे ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अपनी पोज नीचे वालों को और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ बना रहे, इसलिए हम दे रहे। तो इसको कौन सा स्टील बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। और ये जो स्टील होता है, मतलब ये वाला जो सरिया रहता है, ये हमारा होता है मेन स्टील, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन में ये अपने लोड में भागीदारी देगा वो ये होगा। मतलब ये वाला सिर्फ इसलिए दिया है हमने कि ये नीचे वाले को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखे। समझ में आ रही है बात, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीच वाले ना। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, नीचे वाला ही हमारा मेन होता है। अब मैं नीचे वाला क्यों बोल रही हूँ वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। नीचे वाला मतलब जब भी किसी स्ट्रक्चर में लोड लगता है, जैसे ये माना ये मैंने बीम बनाया हुआ है, ठीक है,
समझ लेना ये 2 कॉलम के ऊपर टिका हुआ है कोनों पे से, ठीक है। तो बीम बनाऊंगी मैं, ये टिका हुआ है, इस पे टिका लो और इस पे टिका लो, जो भी कुछ है समझ लेना, ठीक है। अब ये कैसी कंडीशन हो गई देखो, ये सेटलमेंट वाली कंडीशन हो गई, समझ में आ रहा है आपको? पहले मैंने बताया था एक सेटलमेंट का उदाहरण। सेटलमेंट मतलब ये वाला कॉलम धंस गया, है ना। तो थोड़ी देर के लिए समझ लेना ये एक ही लेवल पे, मतलब अपनी पोजीशन पे है ना, बने हुए। अब इसके ऊपर भैया रखाएगी छत। छत मतलब लोड, कोई सा भी ऊपर से आने वाला। तो लोड जो रखा रहा है, तो कैसा बैंड होगा ये नीचे से ऐसा झूला खाएगा, है ना। मजबूत होगा तो नहीं खाएगा झूला, वीक है तो झूला खा रहा है ना। ऐसा झोल आएगा इसमें। जब भी कोई सी भी चीज़ आप रखोगे, चाहे लकड़ी रख दो, चाहे आप पटिया रख दो, चाहे देखो मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से ज्वाइन रखना कर लेना, चाहे आप स्टील की प्लेट रख लो, तो क्या होती है, एक साइड से जब लोड लगता है तो दूसरी साइड से क्या होता है, उसमें टेंशन आती है। इस झोल को बोलते हैं हम बेंडिंग। और बेंडिंग कहाँ आती है, हमारे टेंशन वाले पार्ट में। अगर मैं इस बीम को यहाँ से कैंची जैसे काट के देखूँ, या इसकी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखूँ, या इसको आधा आधा काटूँ, मतलब आधा आधा अगर मैंने इसको इमेजिन करा, और मैं इसके इतने से पार्ट को, मतलब इतना सा मैंने चौकोर काटा और यहाँ पे ले जा करके देखा, ठीक है। ये आधा आधा काट दिया, ये हमारा बीम था, ठीक है। ये पूरा बीम है, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो? ये पूरा बीम है, और इसके मिडिल पार्ट के ऊपर वाला एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर देखा, और मिडिल लाइन के नीचे वाला मैंने टुकड़ा देखा। देखो, इमेजिन करने की कोशिश करना, ऊपर से लोड लग रहा है, 2 कॉलम के ऊपर बीम खड़ा है, समझ रहे हो? और क्या करा, लोड लगते हुए मैंने इसको काट के देखा या एनालिसिस करा, ठीक है। तो ये वाला जो टुकड़ा मैंने काटा और देखा, तो इसमें किस तरह का लोड आ रहा है, कॉम्प्रेशन वाला। आई बात समझ में? ये लाइन थी हमारी बीच में, इसको मैं बोलती हूँ हमारी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस मतलब वो वाली लाइन या वो वाली एक्सिस जहाँ पे ना तो टेंशन है ना ही कंप्रेशन है, मतलब वो पूरी न्यूट्रल है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? ऊपर से लोड आ रहा है, ये जो एरो है ना, ये ऐसा, ये लोड को दर्शा रही हूँ मैं, मतलब ऊपर इसके और कंस्ट्रक्शन है और लोड लग रहा है। लोड लगते हुए जब मैंने न्यूट्रल एक्सिस, मतलब इसको काट करके, कहीं भी हो सकती है, ये थोड़ा नीचे भी हो सकती है, थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। जब आप आरसीसी पढ़ोगे तो और अच्छे से समझोगे। तो मैं जब ये टुकड़ा काट के मैंने देखा, तो ये यहाँ पे क्या मिला मेरे को, कॉम्प्रेशन। और जब मैंने ये टुकड़ा काट के देखा, तो इसके मॉलिक्यूल्स में क्या आ रहा है, टेंशन, मतलब खिंचाव आ रहा है। अब समझना थोड़ी देर के लिए कि खिंचाव क्यों आ रहा है और धसाव क्यों आ रहा है। मतलब एक ही चीज़ है, एक ही बॉडी है, एक ही बीम है, उसमें ऊपर वाले पार्ट में कैसे मॉलिक्यूल दब रहे हैं और नीचे वाले पार्ट में मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं। तो दूर क्यों जा रहे हैं भैया, मैं इसका स्केल का उदाहरण दे रही हूँ। इसके दोनों कोनों पे कॉलम है और इसको ऐसे दबा रही हूँ, दिख रहा है? लोड ऐसे ही लगा है, ऐसे दब रही है स्केल, कैसी जा रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। ये मेरी चीठी उंगली और अंगूठा क्या हो गए, कॉलम हो गए, और ऊपर से ये हमारी स्लैब हो गई, मेरी 3 उंगलियां। मतलब लोड कैसा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, और कैसी हो रही है स्केल हमारी, बैंड हो रही है। मतलब ये कोनों पर से तो ऊपर की साइड लोड लगा है, चीठी उंगली और मेरा अंगूठा ऊपर की साइड लोड लगा रहा है, और ये नीचे की साइड लोड आ रहा है। तो बिल्डिंग में भी किस प्रकार का लोड आता है, इसी प्रकार का लोड आता है कि बेंडिंग होती है। तब अगर जैसे ये स्केल कैसी बहुत पतली है, अब हमारा बीम इतना पतला थोड़ी ना है, तो बीम की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से लोड लगता है, वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स धंसने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मैं इस पर लोड लगाती हूँ ऐसा, तो ये जो ऊपर देखो, ये अलग चीज़ है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये पदार्थ अलग है, इसलिए ये ऐसा आड़ा तिरछा हो रहा है। जब हम कंक्रीट की बात करते हैं, जब लोड लगेगा ना और दोनों कोनों पे से वजन वैसा जाएगा, तो ये जो ऊपर वाले न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के मॉलिक्यूल में धसाव आएगा और नीचे वाले ऐसे जाएंगे। अब नीचे वाले टेंशन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि स्केल के उदाहरण देके मैंने आपको बताया है कि नीचे वालों में खिंचाव आएगा। मतलब सबसे पहले अगर टूटता है ये स्केल, तो ये नीचे से ही टूटेगा, समझ में आ रही है?
तो हम क्या करते हाँ हैं मैडम। कि अगर पैसे की बात करें, काहे की पैसे की बात करें, तो कौन सा सस्ता पड़ रहा है हमको? कंक्रीट। और स्टील क्या पड़ रहा है? महंगा, है ना? अब कंक्रीट भैया कंप्रेशन में तो गुड है, मतलब ओके ओके है, और टेंशन में तो पूरा दम तोड़ रहा है। और स्टील क्या कंप्रेशन में भी गुड है, मगर टेंशन में भी गुड है, मगर पैसे में गुड नहीं है, हमको पैसे में ज़्यादा जा रहा है। तो एक काम हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है, मतलब कॉम्प्रेसिव नेचर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो लोड तो कैपेबल है, मतलब पूरे सक्षम है अपना